हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमें हिस्ट्री का जो है दूसरा वीडियो है ये। और ये हम ऋग्वेदिक समाज से शुरू करेंगे। इसके पहले एक वीडियो हो गया, उसमें हम लोगों ने जो है ऋग्वेदिक जो है आर्य जो है कहाँ से आए थे, कहाँ कहाँ के थे और कहाँ तक उन्होंने भारत में उनका निवास था, तो ये सब चर्चा की है इन सब के बारे में। तो आइए इनको देखते हैं। ऋग्वेदिक समाज समतामूलक समाज था। और जो है प्रारंभिक चरणों में केवल तीन वर्ण ही थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद वेद में जो है 10 मंडल हैं, सॉरी। और 9वें मंडल से पता चलता है कि वर्ण विभाजन रंग के आधार पर किया गया था। मैं कवि हूँ मैं कवि हूँ, सॉरी। शुद्ध शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 10वें मंडल के प्रमुख सूक्त जो है सूक्त में। और सर्वप्रथम जो है वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया था। और इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की जो है जगह से और शुद्ध की उत्पत्ति चरणों से हुई है। यह विभाजन जो है ये विभाजन या भेदभाव की शुरुआत तब हुई जब ऋग्वेदिक आर्य सब चंद्र प्रदेश छोड़कर उत्तर भारत के मैदान की तरफ बढ़े और अनार्यानी अर्थात मूल निवासी से उनका सामना हुआ। ऋग्वेद में अनार्यों को दास या दस्यु कहा गया है, जो काले रंग के थे। बाद में इन्हीं दास या दस्यु को शूद्र वर्ण के रूप में वैदिक समाज में शामिल कर लिया गया। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई पितृ प्रधान समाज, पुरुष मुखिया का परिवार पर नियंत्रण। पशुचारण और युद्ध की आवश्यकताओं ने पितृ प्रधान समाज को बढ़ावा मिला। ऋग्वेद में जो है रजास्व और शुनाहशेप दिवाली की कहानी मिलती है। यह तीनों अपने परिवार के मुखिए थे। पता चलता है कि इन तीनों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपने परिवार को संकट में डाल दिया था। संयुक्त परिवार को नृत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि जो है समाज पितृ प्रधान था, लेकिन महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और महिलाओं की विभिन्न प्रकार के अधिकारों को समाज में स्वीकार किया जाता था, जो न्यूनतम था। पुरुषों की तरह कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद कन्याएं शिक्षा ग्रहण करती थी। वर्ग चुनने की आज़ादी थी बालिकाओं। कोई कन्या जीवन भर अविवाहित रह सकती थी, जिसे अमाजु कहा जाता है। यानी कि जो कन्या जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। पुनः पुनः जो है पुनर्विवाह का भी प्रचलन था। विधवा स्त्री का विवाह का प्रचलन था। कुछ विदेशी स्त्रियों के नाम जो हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिकता और विश्वपाला। ऋग्वेद में महिलाओं के लिए जायद स्तंभ शब्द का प्रयोग कहा गया, अर्थात पत्नी ही घर है। कन्या के विवाह के बाद विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार को वाहतु कहते थे। लेकिन ऋग्वेद में मिलने वाली तथाकथित कुछ साक्ष्य महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति में प्रश्न चिन्ह जो है लगाते हैं। ऐसे दो साक्ष्य मिलते हैं, एक है नियोग प्रथा और दूसरा है बहुपति बहुपति प्रथा। नियोग प्रथा में स्त्री के पति मर जाने पर उसके देवर के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। यह विवाह स्थायी विवाह न होकर अस्थायी होता था, क्योंकि जो है एक संतान हो जाने पर यह विवाह समाप्त माना जाता था। बहुपति विवाह में ऋग्वैदिक काल में जो है एक स्त्री के कई पति हो सकते थे। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहते थे। ये बात आप इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिएगा कि जो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहते हैं। ऋग्वेद में जो सती प्रथा, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं है। गाय को अघन्या न मारा जाने योग्य पशु की संज्ञा जो है दी गई थी। और ऋग्वेद में दो तरह की मदिरा, सुरा और सोम का उल्लेख है। सुरा की नींद और सोम की प्रशंसा की गई है। सॉरी, निंदा है। सुरा की निंदा नहीं नहीं है। सुरा की निंदा और सोम की प्रशंसा की गई है। फिर ऋग्वेदी राजनीतिक जीवन देखते हैं। ऋग्वेदी आर्य अस्थिर थे। उनका राजनीतिक जीवन जो है कबीलाई था। कृषि का विकास नहीं हुआ था और जो है पशुचारण पर निर्भर थे। इसके चलते जमीन जो है विशेष से उनका जुड़ाव नहीं था। ऋग्वेद में कबीलों को जन कहा गया और ऋग्वेदिक आर्य अलग अलग कई जनों में विभक्त थे। ऋग्वेदिक आर्य जो है चूंकि युद्धरत थे, इसके चलते उन्होंने जो है निश्चित रूप से अपना एक नेता चुना होगा, लेकिन ऋग्वेदिक काल में राज्य और राजा की संकल्पना नहीं थी। यह अलग बात है कि युद्ध के चलते उन्होंने अपना एक राजा चुन लिया। ऋग्वेद में राजा को राजन कहा गया है तथा इसे जनस गोपा भी कहा गया है, लेकिन जो है राजन किसी निश्चित भूभाग पर शासन करने वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि जमीन विशेष से जुड़ाव नहीं था। राज्य और राजा की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में उभरी जब जो है कृषि में लोहे का उपयोग हुआ। उसके चलते कृषि का विकास हुआ और जमीन विशेष से जो है आर्यों का जुड़ाव हुआ और जमीन का महत्व बढ़ा। तब जाकर राज्य और राजा की जो है संकल्पना उत्तर वैदिक काल में उभरी थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल जो राजन था वह असीमित
अधिकार वाला राजा नहीं था। ऋग्वेदिक राजा पर दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का नियंत्रण हुआ करता था, एक था सभा और दूसरी थी समिति। ये दोनों संस्थाएं कबीले के लोगों के द्वारा ही बनती थी तथा यही दोनों संस्थाएं ही राजा पर नियंत्रण रखती थी। राजन के चुनाव से लेकर उसके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर समिति का नियंत्रण हुआ करता था। समिति जो है शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। यह सभा से भी अधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। यह कबीले के सभी वयस्क लोगों द्वारा मिलकर बनती थी। एक तरह से समिति को जनसाधारण की आवाज़ को अभिव्यक्त करने वाली संस्था थी, इसलिए इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से कर सकते हैं। सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है ऋग्वेद में। सभा कबीले के केवल वयोवृद्ध और कुलीन लोगों से मिलकर बनती थी। ऋग्वेदिक काल में राजा का राज्याभिषेक भी होता था। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है। वास्तव में यह प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार था, स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार होता था, क्योंकि अस्थिर और कबीलाई समाज में जहाँ राज्य और राजा की संकल्पना ही पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई है, वहाँ पर करारोपण प्रणाली की कल्पना नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि ऋग्वेद में करारोपण प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उसकी जगह बलि शब्द का उपयोग मिलता है, जो प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था। ऋग्वेद में अलग अलग प्रशासनिक इकाइयाँ थी जो इस प्रकार हैं। ऋग्वेदिक जन विश्व जो है ग्राम जो है कुल में बटे हुए थे। जन का जो होता था, जन के प्रमुख जनस गोपा कहलाता था, अर्थात राजन। विश्व का प्रमुख विश्वपति और ग्राम का प्रमुख ग्रामणी और कुल का प्रमुख कुलप। और कुल को जो है ग्रह भी कहते थे, यानी कि ग्रह का प्रमुख गृहपति कहलाता था। यहाँ पे आप देख लीजिए, जन को जनस गोपा, विश्व को विश्वपति, ग्राम को ग्रामणी और कुल को कुलप कहा जाता था। फिर ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का 9 बार हुआ है। लेकिन ऋग्वेदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था विद्युत थी और इसका उल्लेख 122 बार हुआ है। हालांकि बाद में विद्युत का प्रभाव कम हो और सभा और समिति का प्रभाव बढ़ गया। दशहरा के युद्ध जो है 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। पुरुषनी नदी के किनारे हुआ रावी नदी। भरतवंश 10 अन्य कबीले के बीच में। भरतवंश का राजा उस समय सुदास था और जो ये अन्य 10 कबीले थे, इनमें पुरु, अनु, मृदु और जो है दुहप, तुर्वश, अनिल, वक और भलानस, शिवी और विषानिन, इन 10 अन्य कबीलों के बीच में हुआ था। यहाँ पे जो है एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ऋग्वेद में जो है सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार हुआ है। लेकिन ऋग्वेदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था जो है विदत थी और इसका उल्लेख 122 बार हुआ है। हालांकि बाद में विदत का प्रभाव कम और सभा और समिति का प्रभाव बढ़ गया था। यहाँ देखते हैं ऋग्वेद में जो है सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष का नाम दशहरा युद्ध है, जो 7वें मंडल में, जो अभी मैंने ऊपर बताया। फिर यह युद्ध जो है पुरुषनी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। दशहरा युद्ध में जो है एक तरफ भरतवंश था, दूसरी तरफ जो है 10 अन्य कबीले थे। भरतवंश के राजा सुदास थे तथा जो है 10 अन्य कबीले पुरु, अनु, यदु, दुहप, तुर्वस और क्या बोलते हैं अनिल और पक्त, भलाना, शिवी और विषाणिन थे। युद्ध का कारण यह था कि भरतवंश के राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था, जिससे विश्वामित्र क्रोधित हुए और उन्होंने जो है राजा सुदास के खिलाफ 10 राजाओं को इकट्ठा किया और इन 10 राजाओं को मिलाकर सुदास के खिलाफ युद्ध किया। यह अलग बात है कि अंत में विजय सुदास की हुई थी, भरतवंश जीत गया था। राजा के पदाधिकारियों को देख लेते हैं। उस समय पुरोहित जो है सबसे महत्वपूर्ण होता था। सूत जो है रथ हाँकने वाला, कर्मरा जो है धातु कर्मी होता था, पुरप जो है दुर्गरक्षक होता था, स्पर्श जो है गुप्तचर होता था। अस्थायी सेना नहीं थी, लेकिन युद्ध के समय कबीले के लोगों को मिलाकर अस्थायी सैनिक टोलियां बना ली जाती थी, जिन्हें सर्द, व्रात गण नामक टोलियां थीं। जीवग्रह को अपराधी को जीवग्रह और उग्र को पुलिस कहते थे। तो ये था दोस्तों ये वीडियो हमारा, जो ये वीडियो हम बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं और इसको जो है आप अच्छे से देखिए, खूब शेयर करें, खूब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट पास आउट करें, ताकि आप भी जो है आने वाली नौकरी में पास आउट हों और अच्छे से आप अपने मार्क्स लाएं और आपको एक सरकारी जॉब लेनी है तो लेनी है। अपने आप में एक दृढ़ निश्चय रखना है कि हमें जॉब लेनी है तो लेनी है। ओके, फिर जय हिंद, जय भारत।